Hello students, this is the virtual class of the Catalyst. We are going today to discuss about the topic of class 9th mathematics. Today's topic is introduction to Euclid's geometry. ठीक है, आज से जो हम लोग ये यूक्लिड से ज्योमेट्री के बारे में जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट RXL को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल्स पर आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आपको उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो है सबसे पहले देखें कि ज्योमेट्री है क्या और इसकी रिक्वायरमेंट या इसका डेवलपमेंट जो है वह कैसे हुआ। तो जैसे इसमें हम देखें तो ज्योमेट्री जो है वह दो वर्ड्स जियो और मेट्री से मिल करके बना है। मेट्री दैट मीन्स मेट्रॉन भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जियो और मेट्रॉन कहने का अर्थ हो गया कि जियो का अर्थ होता है अर्थ या लैंड और मेट्रॉन मतलब कि मेजरमेंट। मतलब कि पहले के समय में अगर हम लें, कुछ अर्लियर में चले तो पहले जो है लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है वह एग्रीकल्चर था और एग्रीकल्चर के लिए हर किसी का अपना जो है प्लॉट होता था, लैंड्स होते थे। तो उन लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशंस जो था वह बाउंड्रीज बना करके, सॉइल का ही बाउंड्री बना करके वह डिवाइडेशन करते थे। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब रिवर्स में, चूँकि सारे सिविलाइजेशन जो है वो रिवर्स वैली में ही हुए, तो उस कंडीशन में कभी कभी फ्लड्स वगैरह जो आते थे तो उन फ्लड्स के कारण वहाँ पर जो वो बाउंड्रीज सॉइल के बनाए जाते थे वो टूट जाते थे, वो फ्लश आउट हो जाता था, जिसके कारण कि फ्लड्स के बाद प्लॉट्स को पहचानना, आइडेंटिफाई कर पाना जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, इस कारण से वहाँ पर जो है लोगों को प्रॉब्लम्स होते थे कि वो कैसे अपने लैंड्स को पहचाने, कैसे अपने प्लॉट्स को पहचाने। तो उसमें उस समय जो मतलब कि बहुत सारे मैथमेटिशियंस टाइम टू टाइम आते गए, लेकिन उसमें एक ग्रीक मैथमेटिशियंस यूक्लिड जो थे उन्होंने इस चीज़ पर जो है वर्कआउट किया कि कैसे उन लैंड्स को पहचाना जा सके, कैसे हम उन लैंड्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका लैंड कहाँ से कहाँ तक है, किसका एरिया कितना है, कितना मेजरमेंट्स है। तो उसके लिए उन्होंने उस पर वर्कआउट करना शुरू किया और सबसे पहले उस प्लॉट को मेजर करने या उसको पहचानने के लिए उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया और देखा कि वह सब्सटेंस, वह लैंड्स जो है वो एक्चुअली में हमारा जो है सॉलिड थिंग्स है। ठीक है, जिसको मेजर करने के लिए जो है मतलब कि तीन तरह के यूनिट या तीन तरह के मेजरमेंट्स की ज़रूरत है, या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह के डायमेंशन की ज़रूरत थी। जब उन लैंड्स को, उन सॉलिड्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, केयरफुली उन्होंने देखा तो पाया कि ये सॉलिड है ज़रूर, लेकिन इसका फेस वगैरह जो है वह बिल्कुल मतलब कि प्लेन है, उनके सरफेसेस जो हैं वो फ्लैट है, कहीं कर्व है। तो उन सरफेसेस को अगर ऑब्जर्व करते हैं या यूँ कहे कि वह सॉलिड्स जो थे वह उन प्लेन्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए थे, तो वैसे कंडीशन में उन प्लेन्स को जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि उसके लिए 2 डायमेंशन की ज़रूरत, 2 तरह के मेजरमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, जब उन प्लेन्स को उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पाया कि वहाँ पर अगर उन प्लेन्स के कॉर्नर्स को देखें, उन प्लेन्स के एजेस को देखें, तो उस एजेस को देखने पर लगता है कि उन एजेस को मेजर अगर करना हो तो 1 डायमेंशन की ज़रूरत होगा। उन एजेस के एंड्स को देखा गया तो उसमें लगा कि ये जो एंड्स हैं वह तो एक बहुत ही स्मॉल शेप है, जिसको कि मेजर करना जो है नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर इग्नोरेबल है, उसको इग्नोर किया जा सकता है उसके मेजरमेंट्स को। तो उसको जो है कहा गया कि उसमें तो कोई डायमेंशन है ही नहीं। मतलब कि उन्होंने देखा कि हम जिसे सॉलिड को देख रहे हैं वो एक्चुअली वह सॉलिड जो है वो कई सारे स्मॉल ज्योमेट्री, स्मॉल शेप्स से जो है मिल करके बना है। तो सॉलिड्स जो उन्होंने देखा उसको कहा कि उसको मेजर करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस की ज़रूरत होता है
और वैसे शेप जो थे उनको 3 डायमेंशनल शेप का नाम दिया। वह सॉलिड शेप के जो फेसेस थे उनको देखने पर जो उन्होंने प्लेन्स को ऑब्जर्व किया तो कहा कि इस तरह के फेसेज या इस तरह के शेप जो है वह 2 डायमेंशनल शेप है। वहीं उनके एजेस कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि ये लाइन्स टाइप जो है ये हमारे 1 डायमेंशनल, इसमें एक ही डायमेंशन है, सिर्फ लेंथ है। और जब उनके इंच को देखा तो उसमें कहा इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि वह शेप जो है वह 0 डायमेंशनल शेप हो सकता है। इस तरह से एक बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो शेप्स हैं, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना। प्लेन्स, पहले तो सॉलिड से छोटे में जाए तो प्लेन्स से छोटे में जाए तो लाइन्स से छोटे में जाए तो पॉइंट्स। इस तरह से उन्होंने कुछ टर्म्स डिफाइन किया, जिन टर्म्स के थ्रू जो है वन डिफरेंट जो प्लॉट्स के शेप और स्ट्रक्चर्स थे उन सबको जो आइडेंटिफाई करना और उसको नोटिफाई करना जो आसान हो सका। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूक्लिड जो थे उन्होंने जो डिफरेंट शेप और स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया, उनके मेजरमेंट्स वगैरह को लेकर के जो डिफरेंट उन्होंने जो थ्योरीज प्रपोज किया, जो टर्म्स वगैरह डिफाइन किया, उन सब के होल कॉम्बिनेशन का स्टडी जो हम लोग ज्योमेट्री के अंदर करते हैं। और ख़ास करके प्लेन्स और सॉलिड से रिलेटेड जो ज्योमेट्री का स्टडी होता है वो हमारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री या यूक्लिड्स ज्योमेट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ज्योमेट्री को हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स और शेप्स, दैट इज नॉन एज ज्योमेट्री। ठीक है, जिसमें कि सॉलिड 3 डायमेंशनल शेप के लिए, 2 डायमेंशनल शेप को प्लेन, 1 डायमेंशनल शेप को लाइन्स, और जिसमें नो डायमेंशन है उसको एज अ पॉइंट्स के रूप में क्लासीफाई किया गया। ठीक है, अब आते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री या यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। तो कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम्स एंड थ्योरम्स एम्प्लॉयड बाय यूक्लिड इज नॉन एज यूक्लिड्स ज्योमेट्री और यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, तो प्लेन और सॉलिड फिगर से रिलेटेड जो भी हम फैक्ट्स या जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ या जो अप्रूव्ड टर्म्स थे उन सबको हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंदर में पढ़ते हैं। यूक्लिड ने जिन टर्म्स, जिन थ्योरम्स, जिन यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स वगैरह को डिफाइन किया उनको 13 चैप्टर्स का या 13 बुक्स के रूप में जो है डिवाइड किया, और उस होल कॉम्बिनेशन को एलिमेंट्स नाम दिया गया। मतलब कि एलिमेंट्स जो है वह डेफिनेशन, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स या अदर जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उन सब का जो है एक कलेक्शन है। ठीक है, जिसको कि यूक्लिडियन एलिमेंट जो है या सिर्फ एलिमेंट्स हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड ने अपने ज्योमेट्री में जो है किन किन बेसिक टर्म्स को, बेसिक फैक्ट्स को जो है जगह दिया, किन को जो है वह कैसे डिफाइन किया, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसमें टर्म्स आता है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में पहला टर्म्स हम लें तो एक्सियम। इसमें हम कह सकते हैं कि फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम्स। मतलब कि वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ या वैसे फैक्ट्स, वैसे लॉजिक्स जिसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको एज अ एक्सियम्स नाम दिया। ठीक है, एक्सियम के रूप में उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, जैसे कि द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट दें तो ओरिजिनल सब्सटेंस हमेशा हर टुकड़े से बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा अगर लें, ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब कि एक लाइन के कंस्ट्रक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वह कलेक्टेड होते हैं, वह इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक सेट होता है। तो इसको हम कहीं से भी थ्योरेटिकली जो वेरीफाई नहीं कर सकते और प्रूफ की ज़रूरत होती भी नहीं, ये प्रैक्टिकली जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइड होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम जाएं तो स्टेटमेंट कहने का अर्थ है कि सेंटेंस विच कैन बी यूज्ड टू जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मतलब कि वैसे सेंटेंसेस जो किसी फैक्ट के ट्रूथनेस या फॉल्सनेस को जो है डिटरमाइन करते हैं उसको एज ए स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग कई बार लिखते हैं कि ट्रायंगल में अगर 2 एंगल का सम दिया है, तीसरा एंगल निकालना है, तो हम लिखते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ब्रैकेट में देते हैं कि सम ऑफ एंगल्स या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्यों? तो क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा यह ट्रूथ है, तो इसको हम ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं।
तो वहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 जो है वह जिस रीजन या जिस फैक्ट के थ्रू दिया जाता है उस स्टेटमेंट को हम ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं। तो वहीं पर अगर लें द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो ये हमारा जानते हैं कि ट्रायंगल का 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 180 नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर लें तो नेक्स्ट टर्म है हमारा थ्योरम। तो थ्योरम कहने का अर्थ है कि स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। ठीक है, एक टर्म या एक स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट होती है, प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, वो हमारा थ्योरम होता है। जैसे कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसको हम बेसिकली जो है क्वेश्चंस वगैरह कोई अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कहीं कोई क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं आप कैसे कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होता है, तो उसको हम थ्योरेटिकली वेरीफाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो नेक्स्ट टर्म में हमारा जो है कॉरेलरी है। अ स्टेटमेंट विच इज टेकन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ थ्योरम और इजीली डिडक्टेड फ्रॉम थ्योरम इज नॉन एज कॉरेलरी। मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो किसी थ्योरम के रिजल्ट से ही ले लिए जाते हैं, थ्योरम बेसिस पर ही उसको वेरीफाई किया जाता है। जैसे एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे एक ट्रायंगल के किसी साइड को प्रोड्यूस करने पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वह एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से ही जो है इसको वेरीफाई किया जाता है, उसी रिजल्ट से इस रिजल्ट को जो है लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट भी एक्सियोम की तरह ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच थ्योरम्स आर डेराइव्ड आर नॉन एज पोस्टुलेट। मतलब कि वह बेसिक स्ट्रक्चर्स जिसके थ्रू हम थ्योरम को डेराइव करते हैं, थ्योरम्स को जो वेरीफाई करते हैं, तो वो हमारा पोस्टुलेट होता है। दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट हैविंग टू फॉर्मली प्रूव इट। वैसे स्टेटमेंट जो सही होते हैं, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं और उसको कहीं से भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, बिना प्रूफ के हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमारे पोस्टुलेट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर फिगर में देखें तो इसमें ABC 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है। ठीक है, तो जिसमें क्या हो रहा है कि AC जो लाइन है वह 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, AB और BC। तो AB और BC को जब हम ऐड करेंगे या सेपरेटली उस AC पर रखेंगे तो वह होल AC के इक्वल हो जाता है। मतलब AB और BC को ऐड करने पर हमारा AC होता है। ठीक है, तो इसमें कहीं से हमको थ्योरेटिकली प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसमें जो हमने पहला देखा कि एक्सियोम्स, तो यूक्लिड ने जिन फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ को डायरेक्टली यूज किया, अपने टर्म्स में यूटिलाइज किया, उस चीज़ को अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्ट्स ऐसे थे जो कि यूक्लिड ने डायरेक्ट यूज किया, तो उसमें ऐसे 7 फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको कि यूक्लिड्स ने अपने एक्सियोम्स में जगह दिया, जिसको कि यूक्लिड्स एक्सियोम कहा जाता है। ठीक है, तो पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब कि वैसे चीज़ें जो किसी सेम थिंग के इक्वल है तो वह आपस में भी इक्वल है। जैसे A इक्वल टू बी एंड A इक्वल टू सी। मतलब कि B और C ये थिंग्स हो गए, इक्वल टू द सेम थिंग, दोनों A के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स B इक्वल टू C होगा। ठीक है, उसी तरह से है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब कि अगर 2 इक्वल थिंग्स के पेयर हों तो उन दोनों का ऐड करने पर जो होल आएगा, सम आएगा, वो भी हमारा इक्वल होगा। जैसे A इक्वल टू बी एंड C इक्वल टू डी है, A B के इक्वल है, C D के इक्वल है, तो इन दोनों पेयर्स को अगर हम ऐड करें तो A प्लस C और B प्लस D का रिजल्ट भी होगा, वो आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, उसी तरह से इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर इक्वल। जैसे ऊपर जो हमने 2 पेयर लिया, अगर इनका सब्ट्रैक्ट भी करें तो रिजल्ट जो होगा वह सेम ही आएगा। मतलब कि A इक्वल टू बी एंड C इक्वल टू डी है, तो A से C को माइनस करें
और बी से डी को माइनस करें तो रिमाइंडर मतलब कि रिजल्ट जो होगा वो हमारा सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो उसमें है कि थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि वैसी चीज़ें जो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हूँ वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी को ले और ये दोनों लाइन सेगमेंट इस ढंग से हो कि ए बी को अगर हम सी डी पर रखें तो वह उसको कवर कर ले, ढक ले, और सी डी को ए बी पर रखें तो वह ए बी को ढक ले, तो इसका अर्थ है कि दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है वह इक्वल है। क्योंकि कोई अगर एक बड़ा है तो छोटे वाले को जब उस पर रखेंगे तो बड़ा वाला पूरी तरह से कवर नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं ढका जा सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो थिंग्स है वो हमारा इक्वल है। ठीक है, वह इक्वली मतलब कि एक दूसरे के लेंथ या साइज के हैं। उसके अलावा देखें तो फिफ्थ नंबर में द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, होल मतलब कि एक होल ऑब्जेक्ट जो है वो अपने हर टुकड़े से जो है वह बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल को स्प्लिट करके उसका एक टुकड़ा लिया गया तो वह रेक्टेंगल अपने उस टुकड़े या उस स्क्वायर से जो है वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, या एक स्टोन ले ले उसको तोड़ दें तो ओरिजिनल स्टोन जो है वह टुकड़े से जो है वह बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर लें तो थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि अगर टू और मोर सब्सटेंसेस जो है वह किसी सेम थिंग के डबल हो। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि राम जो है मोहन का डबल है तो राम का एज जो है मोहन के एज का डबल है और श्याम का एज भी जो है मोहन के एज का डबल है, तो राम और श्याम दोनों ही मोहन के डबल एज के हैं, तो इसका अर्थ है कि राम और श्याम का एज जो है वह इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, अगर ये कहा जाए कि श्याम जो है राम के एज का आधा है, मतलब कि राम अगर 40 है और श्याम 20 है, मोहन भी जो है वह राम का आधा है, मतलब कि राम 40 है तो वह 20 हो गया, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि श्याम और मोहन जो है वो इक्वल है। तो ये 7 फैक्ट्स जो है वह 7 फैक्ट्स जो है यूक्लिड्स ने अपने एक्सियोम्स में जगह दिया। उसके अलावा 5 अदर मतलब कि फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उन्होंने दिया, जो कि ज्योमेट्री के कई सारे थ्योरम्स या कई सारे थ्योरीज को जो है डेराइव करने के लिए यूज किए गए। ठीक है, तो इसमें अगर हम दें तो पहला स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, जो बाद में चल करके यह बताया गया कि बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो वह इसी पॉस्टुलेट इसी फैक्ट्स बेसिस पर जो है एक्सेप्टेबल है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, टर्मिनेटेड लाइन कहने का अर्थ है कि लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है जिसको कि हम दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, उस लाइन को दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड नंबर में लें तो ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, मतलब कि अगर एक सेंटर ठीक है और एक रेडियस दिया हुआ हो तो डेफिनेटली उससे एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है, दूसरे तीसरे किसी अनदर कंडीशन या अनदर फैक्ट्स की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आए तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर हम जैसे कहते हैं कि ड्रॉ एक्यूट एंगल्स, तो अगर 4 स्टूडेंट हैं तो चारों स्टूडेंट्स के फिगर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर कहते हैं कि ड्रॉ ऑब्ट्यूस एंगल तो उसमें भी चारों स्टूडेंट्स के फिगर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ड्रॉ राइट एंगल्स तो चारों के चारों स्टूडेंट्स के फिगर्स जो होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, तो जितने भी राइट एंगल्स हैं वो हर राइट एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, एक दूसरे के सिमिलर होता है। ठीक है, उसके बाद लें तो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the angles are taken
टुगेदर आर लेस देन टू राइट एंगल्स। ठीक है, जैसे मान ली कि ये दो लाइन्स हैं, दो स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई अनदर स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ किया जाए। जैसे कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, तो एक लाइन जो है वह बाकी दो लाइंस पर जो है वह इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो कह रहा है कि उसमें जिस साइड के दोनों इंटीरियर एंगल्स जो वहाँ पर स्पॉट के थ्रू दिखाए गए हैं, ठीक है, उन दोनों एंगल्स का सम या उसके अपोजिट के जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर उनका सम लेस देन 2 राइट एंगल्स दैट मीन्स लेस देन 180 हो, तो उसको उस डायरेक्शन में बढ़ाने पर वह इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि जो दो लाइंस को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके दोनों साइड में जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, कोई भी एक पेयर इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 है, तो लेस देन 180 है, तो वह उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे इस फिगर में जो दोनों स्पॉट दिखाए गए हैं, उन स्पॉट के डायरेक्शन में अगर हम बढ़ाएं तो वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो डेफिनेटली है कि अगर एक डायरेक्शन में दोनों इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उनका सम ग्रेटर देन 180 होगा, क्योंकि दोनों हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से बने हुए हैं। तो दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम 360 होता है। तो उसमें अगर चार एंगल्स का सम जो है 360 है और दो का सम अगर 180 से कम हो, तो डेफिनेटली है कि बाकी दो का सम 180 से ज़्यादा हो। तो इस पॉस्टुलेट से जो है पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वह मिला कि अगर किसी भी एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 है, तो वह लाइन किसी भी डायरेक्शन में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि एक साइड का सम अगर 180 है, तो डेफिनेटली है कि दूसरे का भी सम 180 हो। तो किसी साइड 180 से स्मॉल नहीं है, तो वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 5 पॉस्टुलेट जो है उन्होंने दिए, जिससे कि बहुत सारे थ्योरम्स और थ्योरी जो है डिराइव्ड किया गया। अब कुछ ऐसे टर्म्स और उनके डिफिनीशन थे जो उन्होंने अपने एलिमेंट्स जो उनके बुक्स थे या चैप्टर थे उसमें उन्होंने जो है डिफाइन किए थे। तो सबसे पहले हम उन स्मॉलेस्ट टर्म से ही चलें। जैसे कि हम जब किसी लिविंग ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके सबसे स्मॉलेस्ट फैक्ट सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गेन्स, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह से सबसे स्मॉलेस्ट जो उन्होंने बताया था कि नो डायमेंशन, वह टर्म हमारा पॉइंट। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि अ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट और थिकनेस। मतलब कि वह सबसे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप जो इसका कोई लेंथ, ब्रेथ या थिकनेस या हाइट वगैरह नहीं है, जो किसी चीज़ के एग्जैक्ट लोकेशन को डिफाइन करता है, वो हमारा पॉइंट होता है। जैसे यहाँ 3 डॉट्स हम देख रहे हैं, तो ये डॉट्स हमारा पॉइंट है। मतलब कि पॉइंट को हम डॉट साइन के थ्रू जो है दिखा सकते हैं, और उन डॉट्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज किया जाता है। जैसे तीनों ही अगर डॉट्स को पॉइंट्स लें, तो जैसे पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट सी, तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ उन डॉट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो हमारे पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लें तो लाइन। ए लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। मतलब कि अगर यही पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को साइड बाय साइड अगर हम प्लेस करते चले जाएं, तो उस कंडीशन में वहाँ जो आपका फिगर बनेगा उसमें सिर्फ लेंथ होगा, क्योंकि पॉइंट्स में जो है थिकनेस या हाइट्स या डेप्थ वगैरह होता नहीं है। तो साइड बाय साइड जब प्लेस करेंगे तो सिर्फ वहाँ पर जो है हमारा लेंथ बनता है। तो वह जो सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो हमारा लाइन होता है। जैसे यहाँ पर डॉट 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 को जो हम प्रोड्यूस करते जाते हैं, तो ये जो शेप बनता है वो हमारा एक लाइन के रूप में एपियर होता है। ठीक है, अब इसमें है कि किसी भी लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, तो एक तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, दैट मीन्स अ लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। मतलब कि एक लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। डेफिनेटली कि उसका कहीं कोई एंड नहीं है। मतलब कि हम दोनों डायरेक्शन में एरो का साइन इसीलिए दिया जाता है कि उसको हम जितना चाहें उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लाइन हैज़ नो डिफिनिट लेंथ। एक लाइन जो है उसमें कोई लेंथ नहीं होता, क्योंकि जब उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स फिक्स ही नहीं है तो हम कहाँ एंड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे, इसलिए उसमें कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है।
ए लाइन कैन बी लेबल बाई 2 कैपिटल लेटर्स एट अपोजिट एंड्स और अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस लाइन के इंड्स की तरफ, मतलब कि 2 उस पर पॉइंट्स लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और उनको कैपिटल लेटर से या एक सिंगल अल्फ़ाबेट से भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर जो दिए गए हैं, अगर उसमें हम पॉइंट्स के रूप में जो है लें तो वहाँ पर ए बी उसके ऊपर एरो का साइन दे देंगे, या बी ए भी लिख सकते हैं, एरो का साइन रहेगा। या तीसरे कंडीशन में जैसे दिखाएगा कि एम एक स्मॉल लेटर के थ्रू भी जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट फिगर जो है हमारा वह है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा। और लाइन सेगमेंट का अर्थ हो गया लाइन का टुकड़ा। दैट मीन्स ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, दोनों तरफ वह एंड करता है, उसको आगे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण से जब वहाँ पर एक एंड पॉइंट आता है तो उस कंडीशन में जो है लाइन सेगमेंट जो है उसमें एक डिफिनिट लेंथ होता है, और लाइन सेगमेंट किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट को इंडिकेट करने के लिए उसके दोनों एंड पॉइंट्स को 2 कैपिटल अल्फ़ाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एक बार साइन इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हमारा है रे। रे में कह सकते हैं कि रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग 1 एंड पॉइंट एंड कैन बी प्रोड्यूस ऑन अदर साइड और अदर डायरेक्शन। मतलब कि रे भी एक लाइन का ही पार्ट है। जैसे लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स लेते थे, वह 2 पॉइंट्स के बीच का जो सेगमेंट था वो लाइन सेगमेंट होता था। लेकिन लाइन पर जब एक पॉइंट हम लेते हैं तो उसके दोनों साइड में जो सेगमेंट्स बनते हैं वो हमारा रे होता है। तो जो पॉइंट हम लेते हैं वो पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, और दोनों साइड में जो है इन्फिनिटी तक उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि दोनों साइड में हमारे एरो साइन होते हैं, जो यह एरो साइन इंडिकेट करता है कि उसको हम इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि रे जो है उसमें भी कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। एक एंड पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन कह सकते हैं, और दूसरे साइड में उसको इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक रे को इंडिकेट करने के लिए हम उसके दोनों एंड पर जो या दोनों डायरेक्शन में जो पॉइंट्स होते हैं उसको 2 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से हम लिखते हैं और उसके ऊपर एरो साइन देते हैं, सिंगल एरो। ठीक है, जिसमें कि ओरिजिन हमेशा उस डायरेक्शन में होना चाहिए जो उसका एंड पॉइंट्स होता है। जैसे ए बी है तो ए हमारा ओरिजिन है तो ए की तरफ ओरिजिन और बी की तरफ एरो होगा। अगर हम उसको बी ए लिखते हैं तो बी की तरफ एरो और ए की तरफ ओरिजिन होगा। ठीक है, जिसमें ए को हम टेल और बी को जो है हेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वह है हाफ लाइन। हाफ लाइन इज जस्ट ऑल्सो कॉल्ड रे। रे को हम हाफ लाइन भी कर सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन होते हैं कि विदाउट इनिशियल पॉइंट और विथ इनिशियल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट उसमें है तो फिर उस कंडीशन में उसको क्लोज्ड हाफ लाइन कहते हैं, और अगर विदाउट इनिशियल पॉइंट है तो उस कंडीशन में ओपन हाफ लाइन है। इस क्लोज्ड और ओपन हाफ लाइन की रिक्वायरमेंट जो है आप हायर क्लास में जब जाइएगा तो उसमें रेंज ऑफ नंबर्स को दिखाने के लिए होता है कि जो रेंज हम ले रहे हैं रेंज के एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो वहाँ पर ओपन और क्लोज्ड हाफ लाइन का यूज हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आए इसमें तो कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कहने का अर्थ है कि 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, वहीं अगर नन कोलिनियर में जाए तो 3 और मोर पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन दैट इज कॉल्ड नन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कि 3 और मोर, कम से कम एटलीस्ट 3 है, तो 3 और मोर पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो, उनसे मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स हम ले रहे हैं लेकिन उसमें से कोई भी एक पॉइंट उस लाइन पर लाइन नहीं कर रहे या सभी के सभी पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा नन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कोलिनियर पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स पे कह सकते हैं कि 2 लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, या यूँ भी कह सकते हैं कि 2 लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट
आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। मतलब कि दो लाइंस डेफिनेटली है कि दोनों लाइन सेपरेटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। तो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में जो दोनों सेट हैं उसमें अगर एक भी पॉइंट कॉमन है तो उस कंडीशन में उन दोनों लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। जैसे नीचे जो आपका फिगर दिया गया है, उन फिगर्स में दो लाइंस जो है वह एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे M और N दो लाइन हो गया जो एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस O को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। और ये दोनों लाइंस जो होंगे M और N, ये दोनों हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। दो इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस है तो उसमें एक से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली एक पॉइंट पर वह इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोलिनियर, नॉन कोलिनियर और इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम देखें। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं तो आता है कॉन्करेंट लाइंस। थ्री और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस एंड द कॉमन पॉइंट बिटवीन द कॉन्करेंट लाइंस इज नॉन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। जैसे दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाया, लेकिन मोर देन अगर टू हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसको हम लोग कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ M, N, P ये थ्री लाइंस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ये तीनों लाइंस हमारे कॉन्करेंट लाइंस हो गए। और वह पॉइंट O जो हो गया उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल लाइंस। तो इसमें हम कह सकते हैं कि टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम और डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट इवन ऑन प्रोड्यूस। ठीक है, इवन ऑन प्रोड्यूस करने का अर्थ है कि दो लाइंस में अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, प्रोड्यूस करने पर भी दोनों डायरेक्शन लाइन है तो दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के बावजूद अगर उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता है, अगर वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो उसको जो है पैरेलल लाइंस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा कि एक तो पैरेलल लाइंस के बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, और दूसरा कि उस दोनों पैरेलल लाइंस के बीच कहीं भी किसी पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालें तो वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वह कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर P और Q दो लाइंस लिए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करने के लिए दोनों लाइंस के नेम के बीच दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे P पैरेलल Q से इसको डिनोट किया जाता है, या फिर अगर हम डबल पॉइंट्स के थ्रू जो है अगर लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके नामों के बीच में दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किया जाता है। और इनके बीच के जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB और CD है, ये AB और CD हमेशा इक्वल होगा, वह कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर होता है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स थे, बेसिक फैक्ट्स थे जिसका यूज़ हमें होल ज्योमेट्री में करना होता है। ज्योमेट्री के कोई भी टॉपिक्स उठाएं, कोई भी चैप्टर्स पढ़ें, किसी भी क्लास में पढ़ें, बिना इन टर्म्स इन पॉइंट्स के हम नहीं ज्योमेट्री को कंसीडर कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी तभी है जब हम इन टर्म्स को जानेंगे। अब कुछ ऐसे एक्सियोम्स जो इन लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में यूक्लिड ने बताया है। तो इसमें जैसे कि इंसिडेंस एक्सियोम्स ऑफ लाइंस ऑन लाइंस। ठीक है, लाइंस के एग्जिस्टेंस पर कुछ एक्सियोम्स दिए हैं कि ये लाइन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, जो पहले भी बताया जा चुका है। थ्रू आउट अ पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है एक पॉइंट से पास कर सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं, जो कंकरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट से होकर के केवल और केवल एक लाइन जो है ड्रॉ किया जा सकता है, जो ऑलरेडी आपको जो है पोस्टुलेट्स में भी बताया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम ले तो पैरेलल लाइंस एक्सियोम्स। देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ पॉइंट लाई आउटसाइड द गिवन लाइन। अगर एक लाइन दिया हुआ हो तो उस लाइन के बाहर किसी पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन ही ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन ड्रॉ किया गया है उसके बाहर में एक पॉइंट है,
उस पॉइंट से एक ही लाइन ऐसा ड्रॉ, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, जो कि ऊपर इंसिडेंस एक्सियोम्स ऑफ लाइन ऑन लाइंस में बताया गया बी नंबर में कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं, लेकिन उन इनफाइनाइट में से एक ही लाइन ऐसा होगा जो किसी अनदर लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है। दूसरा है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइंस, अगर दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वह आपस में भी पैरेलल होंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए 3 लाइंस P Q R है, तो P और Q पैरेलल है, P और R पैरेलल है, तो Q और R जो है वो आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये भी एक कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि अगर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे टर्म्स जो हैं वो हमारा बेसिक फैक्ट्स हो गए, बेसिक टर्म्स हो गए। इस बेसिस पर आप अपने एक्सरसाइजेज जो है कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक्स के 5.1 को अगर देखें तो जैसे उसमें 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपका है कि अगर C किसी लाइन AB के बीच एक ऐसा पॉइंट है कि AC और BC आपका इक्वल है, तो शो करना है कि AC जो है वह AB का हाफ है। ठीक है। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CB लिख सकते हैं या BC लिख सकते हैं। अब चूंकि AC और BC जो है दोनों हमारे इक्वल है तो हम BC को AC में रिप्लेस कर सकते हैं, तो AB इक्वल टू AC प्लस AC हो गया। ठीक है। तो AC प्लस AC क्या हो गया, 2AC हो गया। अब 2 को दूसरे साइड लाएंगे तो AC इज इक्वल टू हाफ AB हो जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से 5 में अगर हम जाते हैं तो उसमें शो करना है कि ऊपर जो 4 नंबर क्वेश्चन में हमने देखा कि C एक ऐसा पॉइंट है कि AC और CB अगर इक्वल है तो AC जो है उसको AB का मिड पॉइंट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिखाना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसमें मान लेते हैं कि AB एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि आपको एरो साइन जो है उसमें लाइन सेगमेंट में दिया गया है, तो उसको हम लाइन सेगमेंट के रूप में ही कंसीडर करेंगे। तो मान लेते हैं कि C जो है वह AB का मिड पॉइंट है, और अगर यह मिड पॉइंट है तो AC और CB जो है वह हमारे इक्वल होंगे, जो कि ऊपर 4 नंबर में आपने प्रूफ किया है कि अगर AC और CB इक्वल है तो AC और CB दोनों जो है AB के हाफ हाफ होंगे। ठीक है। तो AC इक्वल टू BC इक्वल टू हाफ AB हम लिख सकते हैं। अब उसके हमको प्रूफ करना है कि एक ही मिड पॉइंट होगा, तो हम ट्राई करते हैं कि दूसरा तीसरा चौथा मिड पॉइंट हो सकता है या नहीं। तो लेट इफ पॉसिबल D इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB, एक और मिड पॉइंट हम उसमें D मान लेते हैं। तो D अगर मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू DB होगा, और ये भी AB का हाफ होगा। ठीक है। AD इक्वल टू DB इक्वल टू हाफ AB। इसको सेकेंड इक्वेशन अगर हम ले लें तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करें तो यूक्लिड ने एक एक्सियोम बताया था कि थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसमें अगर हम देखें तो AC जो है वो भी AB का हाफ है और AD जो है वो भी AB का हाफ है। मतलब कि AC और AD सेम थिंग के इक्वल हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो AC इक्वल टू हमारा AD हो जाएगा। अब फिगर के अकॉर्डिंग हम ले तो AC इज इक्वल टू हम AC प्लस CD लिख सकते हैं। AD हमारे 2 पार्ट में है तो उसको AC प्लस CD लिख सकते हैं। वैसे कंडीशन में AC से AC हमारा कैंसिल होगा तो CD इक्वल टू 0। मतलब कि वहाँ CD जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है उसका लेंथ क्या है, 0 है। ठीक है। तो किसी लाइन सेगमेंट का लेंथ 0 कब होगा, जब उसका ओरिजिन और इंड दोनों सेम हो। मतलब कि ओरिजिन पॉइंट और इंड पॉइंट दोनों एक ही हो, तभी जाकर पॉसिबल है कि उस लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है वह 0 होगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि वह C और D पॉइंट्स जो ले रहे हैं वह एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स C एंड D कोइंसाइड टू ईच अदर। और जब वह पॉइंट सेम है तो दैट मीन्स कि हम जो दूसरा मिड पॉइंट D ले रहे थे वह अलग नहीं है, वह C को ही अनदर नेम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है। उसी में क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम जाएं तो उसमें हमको दिखाना है कि अगर AC
और बी डी इक्वल हो तो ए बी और सी डी इक्वल होता है, ये शो करना है। ठीक है, दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू बी डी देन शो दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए सी इक्वल टू बी डी है, तो जैसे आपको एग्जाम्स में बताया गया है कि थिंग्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल थिंग्स द रिमाइंडर इज इक्वल। अगर किसी इक्वल थिंग्स में से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर हमारा इक्वल होता है। तो ए सी इक्वल टू बी डी है, ये इक्वल थिंग्स है, और इन दोनों में से सेम थिंग बी सी को माइनस अगर हम करें तो भी रिजल्ट हमारा सेम होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, और ए सी में से जब बी सी को माइनस कर देंगे तो ए बी बचेगा, और बी डी में से बी सी को माइनस करेंगे तो सी डी बचेगा। दैट मीन्स कि ए बी और सी डी आपका इक्वल हो गया। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि चूंकि ए सी इक्वल टू बी डी है तो ए सी में दो पार्ट है, ए बी प्लस बी सी, और बी डी में दो पार्ट है, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी से बी सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, वहां ए बी इक्वल टू सी डी बन जाएगा। तो ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 5.1 के। बाकी क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज के टॉपिक का एंड पॉइंट्स है, जो कि हमारा द इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री टॉपिक था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो इन वीडियोज में जो भी डेफिनेशंस या टर्म्स दिए गए हैं उसका आप अपना रिटेन नोटबुक में कर सकते हैं। ओके, एंड लास्टली, ठीक है, तो ये आज का वीडियो एंड हुआ। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल द कैटलिस्ट RXL को आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। आप हमारे नए टॉपिक से समय समय पर जो है स्टडी कर सकें और उसका फ़ायदा आपको मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।